कक्षा 11वीं केमिस्ट्री में चैप्टर 9 देख रहे थे हाइड्रोजन के बारे में। उसी में आज देखना है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। तो जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा आता है डी ब्लॉक और चौथा जो है आवर्त सारणी का चौथा ब्लॉक है उसको एफ ब्लॉक कहा जाता है। तो इन जो 4 ब्लॉक हैं एस, पी, डी और एफ, इन्हीं में से जो एस ब्लॉक है उसी में हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में प्रथम तत्व के रूप में रखा गया है। तो हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉन देखेंगे उसमें परमाणु क्रमांक, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो KLMN, इस प्रकार से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो जो K कक्षक का 1s कक्षक है इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s1। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है s कक्षक में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा रहा है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसी को फर्स्ट बोलेंगे और इसी को भी लास्ट। तो पहला इलेक्ट्रॉन s कक्षक में भरा रहा है, इसलिए इसको आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में और प्रथम आवर्त में, अगर दाएं से बाएं देखेंगे तो आवर्त कहलाता है और ऊपर से नीचे देखेंगे तो वर्ग कहलाएगा। तो प्रथम आवर्त के प्रथम वर्ग में इसको 1 नंबर में रखा गया है और इसका परमाणु क्रमांक भी होता है 1। तो इसको फर्स्ट ए ग्रुप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को रखे हैं। तो जो हाइड्रोजन का कुछ व्यवहार है, यहाँ पे इस ग्रुप के अन्य धातु, इस ग्रुप के जितने भी धातु हैं, तत्व हैं, उनको क्षार धातु कहा जाता है। और जो समूह 17 के तत्व हैं आवर्त सारणी में उनको हैलोजन कहा जाता है और जो समूह 14 के तत्व हैं उनको कार्बन। तो जो हाइड्रोजन है इसका गुण कार्बन से, हैलोजन परिवार से और क्षार धातुओं से, इन तीनों से समानता रखता है। तो उसी के बारे में देखना है कि तीनों से किस प्रकार से समानता रखेगा और किस प्रकार से उसमें उनके गुणों में अंतर पाया जाता है। उन सब के आधार पे हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में 1 नंबर वर्ग में, 1 नंबर आवर्त में स्थान दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे क्षार धातुओं के साथ समानता। तो पहला देखेंगे क्षार धातु के साथ समानता। तो क्षार धातु में कौन सा आएगा? ये वाला जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ग्रुप 1 के जितने भी तत्व हैं ये सभी क्षार धातु कहलाते हैं। तो इनमें समानता के आधार पर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, माने कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है s कक्षक में जा रहा है। इसी प्रकार अगर लिथियम का देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s2 2s1, माने कि 2s कक्षक में इसका इलेक्ट्रॉन जा करके भराता है। तो इसमें भी s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन था आउटर वाले में, इसमें भी s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार ये सोडियम का देखेंगे तो इसका रहता है 11 परमाणु क्रमांक। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1, माने कि 3s में इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन भराता है लास्ट वाला। तो इन तीनों में देखने को मिल रहा है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है s कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरा रहा है। इसी प्रकार नीचे आते जाएंगे तो सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में ही 1-1 इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेगा। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो हाइड्रोजन है क्षार धातुओं के साथ समानता प्रदर्शित करता है। दूसरा देखेंगे संयोजकता। तो संयोग करने की क्षमता, माने जितना इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है वही उसकी संयोग करने की क्षमता या फिर संयोजकता कहलाती है। तो जो क्षार धातु हैं ये सब क्षार धातु अपने आउटर ऑर्बिटल के 1 इलेक्ट्रॉन को दान करके धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इनकी संयोजकता 1 रहती है। संयोजकता में प्लस माइनस नहीं रहता है। ऑक्सीकरण अवस्था जब देखेंगे तो उसमें प्लस माइनस लगता है। तो क्षार धातुओं की संयोजकता 1 रहती है
इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 1s में 2 कक्षक रख करके स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं। तो हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1 रहती है और क्षार धातुओं की भी संयोजकता 1 होता है। अब तीसरा देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था में जो हाइड्रोजन है HCl प्रकार के यौगिक बनाता है और इसी प्रकार से जो सोडियम है माने कि क्षार धातु यह भी NaCl बनाता है। तो जब NaCl को तोड़ेंगे तो Na+ में टूटता है और Cl- में। इसी प्रकार HCl को तोड़ेंगे तो H+ में टूटेगा और Cl- में। तो जैसे क्षार धातु +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि 1+ चार्ज है इस पे, उसी प्रकार से जो हाइड्रोजन है वह भी +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर भी इनके गुणों में समानता पाई जाती है। अगर चौथा देखेंगे विद्युत धनात्मक लक्षण। विद्युत धनात्मक लक्षण का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन दान करके धन आयन बनाने की शक्ति। तो जो क्षार धातु है ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब एक इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं और एक ठो Na+, Li+, K+ इस प्रकार से धन आयन बनाते हैं। इन सब के जैसे जो हाइड्रोजन है यह भी अपना एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है और H+ आयन बनाता है, इसलिए इसमें जो है विद्युत धनात्मक गुण पाया जाता है। माना इलेक्ट्रॉन दान करने का जो गुण है उसी को बोला जाता है विद्युत धनात्मक गुण। उसके बाद आता है अगला अधातु तत्वों के साथ संयोग या फिर बंधुता। तो जैसे सोडियम है क्लोरीन के साथ संयोग किया है तो जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसको धातु बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है उसको अधातु। तो जैसे सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है, तो जो क्षार धातु है अधातु के साथ यौगिक बनाते हैं, बंध बनाते हैं, उनके साथ बंधुता रखते हैं। उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी अधातु जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर इन सब के साथ बंध बनाने की बंधुता या फिर योग्यता रखता है, इसलिए जो अधातु तत्वों के साथ रिएक्शन में भी हाइड्रोजन क्षार धातुओं से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। अब देखते हैं अपचायक प्रकृति। तो जो अपचायक प्रकृति है उसमें अपचयित करने की क्षमता, जैसे हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन दान किया और उस इलेक्ट्रॉन को कोई और ग्रहण करेगा, तो जो ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा, अपचयित होगा और हाइड्रोजन दान कर रहा है तो ये ऑक्सीकृत होगा। तो जो ऑक्सीकृत होता है उसको क्या बोलते हैं, अपचायक। रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ चुके हैं इसको। तो जो अपचायक है, अपचायक प्रकृति हाइड्रोजन में पाई जाती है, उसी प्रकार की जो अपचायक प्रकृति है क्षार धातुओं में भी देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे अपचायक प्रकृति के आधार पे भी हाइड्रोजन और क्षार धातुओं में समानता पाई जाएगी। ये तो हो गया क्षार धातुओं के साथ समानता। अब जो हाइड्रोजन है वह हैलोजन परिवार के साथ या फिर समूह 17 के तत्वों के साथ भी समानता प्रदर्शित करता है। तो इसको भी यहाँ पे 5-6 बिंदुओं के आधार पर समझाया गया है कि हैलोजन के साथ किस प्रकार से समानता प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे देखेंगे तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो समूह 17 के तत्व हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो समूह 18 के तत्व हैं उनसे एक कम रहता है। माने समूह 18 में जितने तत्व पाए जाएंगे उनको उत्कृष्ट गैस या फिर निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है, क्योंकि ये सब स्थायी रहते हैं। तो जो फ्लोरीन है इसमें 9 इलेक्ट्रॉन रहता है और नियान में 10 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नियान जैसे स्थायी होना चाहता है, उसी प्रकार से जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आर्गन जैसे स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहता है। उसी प्रकार से जो हाइड्रोजन है
जिसके बाह्यतम कोश में 1s1 इलेक्ट्रॉन है, यह क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 1s2 वाला विन्यास प्राप्त करना चाहता है। तो जो 1s2 विन्यास है यह होता है हीलियम का। हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2। तो ये 1s2 विन्यास वाला बनना चाहता है हाइड्रोजन, और जब इस रूप में आएगा तो हाइड्रोजन फैक्टोरियल आवेश आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जैसे अपने उत्कृष्ट गैस के समान विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी अपने समीप वाले हीलियम जो कि उत्कृष्ट गैस है विन्यास प्राप्त करना चाहता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दोनों ग्रुप में समानता पाई जाती है, हाइड्रोजन और हैलोजन परिवार। अगला देखते हैं संयोजकता। तो संयोग करने की क्षमता को यहाँ पर भी संयोजकता बोलेंगे। तो जो हैलोजन फैमिली है इन सभी में एक माइनस आयन बनाने की क्षमता रहती है, क्योंकि इनके आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेंगे तो एक माइनस चार्ज आता है, तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 रहती है। इसी प्रकार से अगर सहसंयोजक बंध बनाएंगे तो एक संयोजकता है तो एक ही सहसंयोजक बंध बनता है। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन है यह भी जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इस प्रकार से, तो इस पे एक माइनस चार्ज आएगा। तो इसमें और इनमें दोनों में एक सहसंयोजक बंध बनाने की शक्ति समान रूप से पाई जाती है। उसके बाद देखना है ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो ऑक्सीकरण अवस्था है, हैलोजन जिस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जैसे हैलोजन का X माइनस के रूप में रहता है तो इस पे एक माइनस चार्ज है। तो हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो हो जाएगा -1। और हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर भी एक माइनस चार्ज रहता है, तो इस पर भी एक -1 आवेश आएगा। तो दोनों की जो ऑक्सीकरण अवस्था है -1 ही रहेगा। तो ये दोनों में समानता है। और जो यौगिक बनाता है, जैसे कि NaCl बनेगा, NaBr बनता है, उसी प्रकार से क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे सोडियम के साथ जुड़ता है, वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या करता है, सोडियम के साथ जुड़ करके हाइड्राइड का निर्माण करके -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। अब अगला देखते हैं विद्युत ऋणात्मक प्रकृति। तो जो हैलोजन है अपने आवर्त में, हर हैलोजन अपने आवर्त का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है। जैसे कि इस वाले आवर्त में देखेंगे तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी है, इस वाले आवर्त में देखेंगे तो क्लोरीन, और उसके नीचे वाले आवर्त में ब्रोमीन। तो इन सब में विद्युत ऋणात्मक प्रकृति पाई जाती है। उसी प्रकार से जो हाइड्रोजन है उसमें भी बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो विद्युत ऋणात्मक प्रकृति इनकी तुलना में कम रहेगी हाइड्रोजन में, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन माइनस आयन बनाता है और हैलोजन से समानता प्रदर्शित करता है। उसके बाद 5वां देखेंगे अधातुओं के साथ संयोग। तो जो जिस प्रकार हैलोजन अधातु के साथ संयोग करता है, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब के साथ संयोग करके हैलोजन सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड। इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन है वह भी कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ क्रिया करके CH4 SiH4 GeH4 इस प्रकार से हाइड्राइड का निर्माण करेगा। तो यह हो गया इसमें अधातुओं के साथ संयोग। यहाँ पे जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है इनको अधातु माना गया है, तो इनके साथ हाइड्रोजन संयोग करके यौगिक का निर्माण करता है। अब अगला देखते हैं परमाणुकता। परमाणुकता का मतलब है कि एक अणु में कितने परमाणु पाए जाएंगे। तो जिस प्रकार जो हैलोजन फैमिली है इसका
एक अणु में H2 के रूप में इसको दर्शाते हैं, माने कि एक अणु में 2 परमाणु पाया जाता है। उसी प्रकार जो हाइड्रोजन है इसको भी H2 के रूप में लिखा जाता है, तो इसके भी एक अणु में 2 परमाणु रहेगा। तो जैसे हैलोजन परिवार में द्विपरमाणविक अणु पाया जाता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी एक द्विपरमाणविक अणु के रूप में रहता है। इस हैलोजन की जगह में क्लोरीन होगा तो यह Cl2 हो जाएगा, ब्रोमीन रहेगा तो Br2 और I रहेगा तो I2 के रूप में रहता है। उसके बाद एक आता है धातुओं के साथ संयोग। तो जो हैलोजन है या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सब धातु के साथ भी संयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ग 1 के तत्व और वर्ग 2 के तत्व, ये दोनों धातु में आएंगे और ये अधातु में आता है हैलोजन। तो ये अधातु इन धातुओं के साथ संयोग करके यौगिक बनाता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन से बनेगा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और ब्रोमीन से बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड। इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन है यह भी इन धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करेगा। जैसे सोडियम और हाइड्रोजन से बनेगा सोडियम हाइड्राइड और लिथियम और हाइड्रोजन से बनता है लिथियम के हाइड्राइड। इस प्रकार से इसमें भी हैलोजन के समान धातुओं से संयोग करने का गुण पाया जाता है। उसके बाद एक बचा है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का मतलब है कि जो बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वह कहलाती है आयनन ऊर्जा। तो जैसे हैलोजन परिवार में क्लोरीन और ब्रोमीन का जो भी आयनन ऊर्जा पाया जाएगा उसी के समान हाइड्रोजन का भी आयनन ऊर्जा पाया जाता है। लगभग दोनों का समान रहता है और आयनन ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल में नापा जाता है। हाइड्रोजन के लिए आयनन ऊर्जा का मान 1312 या 1312 किलो जूल पर मोल रहता है। यह तो हो गया हैलोजन से हाइड्रोजन के गुणों की समानता। अब जो कार्बन परिवार है या फिर कार्बन फैमिली है, ग्रुप 14 के तत्व जिसमें आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, नीचे और आएगा। तो यह जो कार्बन परिवार है इनसे भी गुणों में समानता प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन। जो इसमें प्रकृति के आधार पर पहली समानता बताया गया है कि जो कार्बन है वह एक अधातु है और हाइड्रोजन को भी अधातु माना जाता है। तो दोनों अधातु हैं इसलिए दोनों की प्रकृति समान होगी। दूसरा देखेंगे सहसंयोजकता। तो जब कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है और हाइड्रोजन भी सहसंयोजक बंध बनाता है तो जितने भी उनके आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं पूरा बंध बनाने में उपयोग हो जाएंगे और उनके पास एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं बचता है। यह जो गुण है दोनों में समान रूप से पाया जाता है। जैसे अगर CH4 बनेगा तो ये C है कार्बन, इसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ेगा मेथेन बनने के लिए, तो 4 हाइड्रोजन चारों दिशा में एक जुड़ता है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्यामिति होगी। तो इस हाइड्रोजन के आउटर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए है क्रॉस के रूप में, इसका दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। अब इसमें जब सहसंयोजक बंध बनेगा तो इन 8 इलेक्ट्रॉन पे कार्बन का भी समान अधिकार होगा और इन दोनों पे इस हाइड्रोजन का समान अधिकार रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें सहसंयोजक बंध बनता है। तो कार्बन के आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन थे जो पूरा यहाँ पे सहसंयोजक बंध बनाने में उपयोग हो जाते हैं और यहाँ पे सहसंयोजक बंध बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन था इसके भी आउटर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन पूरा उपयोग हो गया सहसंयोजक बंध बनाने में। और जैसे कि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर इस प्रकार से रहता है, यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं बचता, इसलिए जो कार्बन और हाइड्रोजन है एक दूसरे से उप सहसंयोजक बंध बनाने के गुण में समानता प्रदर्शित करते हैं।
पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब देखते हैं तो जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और यह हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2। और जो हाइड्रोजन है इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। तो 1s कक्षक में पूर्ण रूप से ये आउटर ऑर्बिटल है इसका 1s और इसका आउटर ऑर्बिटल ये 2 वाला हो जाएगा 2s और 2p। तो इसमें 2s और 2p में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए दोनों को मिला करके, तब इसका स्टॉक पूरा होगा। और इसके आउटर ऑर्बिटल में s है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए तब इसका स्टॉक पूरा होगा। तो इसमें 8 का आधा माने कि 4 इलेक्ट्रॉन भरा है और इसमें 2 का आधा 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आधा आधा इलेक्ट्रॉन स्टॉक पूरा और द्वीप पूरा करने के लिए भरे रहते हैं, इसलिए दोनों के गुणों में समानता पाई जाती है। यह तो हो गया समानता वाला। अब देखना है क्षार धातुओं से भिन्नता और हैलोजन धातुओं से भिन्नता। माने कि जो हाइड्रोजन है इतना समानता प्रदर्शित करता है आवर्त सारणी के सबसे। उसके बाद गुणों में कुछ गुणों में इसमें अंतर भी पाया जाता है, उसके बारे में अभी दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ये क्षार धातु हैं इनसे गुणों में समानता देखे थे, अब इन्हीं के साथ गुणों में भिन्नता भी प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहले दिया है तत्व की प्रकृति। तो जो क्षार धातु हैं वो प्रारूपिक धातु कहलाते हैं और हाइड्रोजन एक अधातु है। तो हाइड्रोजन अधातु है और जो क्षार धातु है ये धातु है। तो दोनों की प्रकृति में यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। दूसरा देखेंगे आयनन ऊष्मा या फिर आयनन एंथैल्पी। तो जो क्षार धातुओं की तुलना में हाइड्रोजन की आयनन ऊष्मा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। माने हाइड्रोजन को आयनित करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, लेकिन जो क्षार धातु हैं उनकी आयनन ऊर्जा बहुत कम रहती है, इसलिए दोनों में अंतर पाया जाता है। तीसरा है परमाणुकता। परमाणुकता में देखेंगे तो हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु पाया जाता है और जो क्षार धातु है वो इसी रूप में अणु का निर्माण करते हैं। माने पोटेशियम के एक अणु में 1 परमाणु रहेगा और 2 अगर सोडियम का अणु देखेंगे तो उसमें भी 1 परमाणु रहता है। तो क्षार धातु 1 परमाणुविक है और हाइड्रोजन 2 परमाणुविक रहता है, इसलिए दोनों में अंतर रहेगा। उसके बाद दिया गया है यौगिकों की प्रकृति। तो यौगिकों की प्रकृति देखेंगे तो जो क्षार धातु हैं वे आयनिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं और जो आयनिक यौगिक रहेगा वह धन आयन और ऋण आयन में टूट करके अलग अलग 2 आयन का निर्माण करेंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन है वह हमेशा सहसंयोजक बंध बनाने की प्रकृति रखता है, इसलिए दोनों के गुणों में अंतर रहेगा। तो जो हाइड्रोजन है वह HCl, H2O, HBr ये सब बनाएगा, उसमें सहसंयोजक गुण दर्शाएगा। और जो क्षार धातु हैं जैसे कि NaCl, Kf, K2SO4 ये सब आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं। उसके बाद आता है 5वां H+ का अस्तित्व। जब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है तो H+ आयन के रूप में आ जाता है। तो जब ये H+ आयन के रूप में रहेगा, जैसे हाइड्रोजन में 1s में 1 इलेक्ट्रॉन था तो ये 1s कक्षक है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा तब ये क्या बनाएगा, H+ के रूप में आएगा। तो इसको जब दान कर देगा तो ये वाला कक्षक तो गायब हो जाएगा, तो इसका जो आकार है और छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाता है इस रूप में रहेगा। तो जब H+ है ये इसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं पाया जाता है, लेकिन जब ये H2O के साथ मिलता है माने कि वाटर के साथ मिलेगा तो ये दोनों मिल करके यहाँ से बनता है H3O+ आयन। और H+ के रूप में इसका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जब ये जल के साथ जलयोजित हो जाएगा तो H3O+ आयन के रूप में जल में पाया जाता है।
तो ये हो गया इसमें क्षार धातुओं से भिन्नता। अब देखते हैं हैलोजन से भिन्नता। तो जो हैलोजन है उससे भिन्नता हम पहले है ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति। तो जो हैलोजन है वह विद्युत ऋणी तत्व है और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H- बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन ये H- बनाएगा लेकिन उनकी तुलना में बहुत कम बनाता है। तो जो हैलोजन है ज़्यादा विद्युत ऋणी हो जाएंगे और हाइड्रोजन है कम विद्युत ऋणी तत्व रहता है, इसलिए दोनों के ऋण आयन बनाने की क्षमता में अंतर पाया जाता है। दूसरा देखेंगे अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। जो हैलोजन है उनके आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। हैलोजन का मतलब कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, X है। इसके आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहेगा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाने में उपयोग होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन को देखेंगे तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जो सहसंयोजक बंध बनाएगा, तो इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अब्सेंट रहता है, जबकि जो हैलोजन है इनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, इसलिए दोनों में अंतर मिलेगा। अब आता है यौगिकों की प्रकृति। तो यौगिक की जो प्रकृति है उसमें हैलोजन जब ऑक्सीजन के साथ यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे कि Cl2O7, I2O5 और Cl2O5, तब उनकी प्रकृति अम्लीय प्रकृति की रहती है। लेकिन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यौगिक बनाएगा तो क्या बनेगा, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है H2O, इसकी प्रकृति हो जाती है उदासीन। तो जब हैलोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो अम्लीय प्रकृति वाला यौगिक बनाता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उदासीन प्रकृति का H2O का निर्माण करता है। इन सब को देखते हुए इन यौगिकों की प्रकृति में यहाँ पे अंतर निकाला गया। तो जो आणविक यौगिक बनेंगे वो हैलोजन परिवार से बनते हैं, और जो सहसंयोजक यौगिक बनते हैं वो हाइड्रोजन से बनेगा। तो ये हो गया दोनों में अंतर, हैलोजन परिवार और हाइड्रोजन में। अब इन सब को देखते हुए लास्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि जो हाइड्रोजन है वह क्षार धातु से भी समानता प्रदर्शित करता है, क्षार धातुओं से और हैलोजन से भी, माने दोनों फैमिली से समानता प्रदर्शित करेगा। उसके साथ साथ कार्बन से भी कुछ समानता प्रदर्शित करता है। तो इनसे माने हैलोजन और क्षार धातु से ज्यादा समानता प्रदर्शित करता है और कार्बन से कम समानता प्रदर्शित करता है। लेकिन जो हाइड्रोजन है न तो पूर्ण रूप से इनसे सहमत है न तो इनसे, क्योंकि इसमें भी भिन्नता पाया जाता है हाइड्रोजन के गुण में, और इनके आधार पर भी अंतर या भिन्नता देखने को मिलती है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया है उसमें हाइड्रोजन को सबसे ऊपर फर्स्ट ए वाले ग्रुप में, माने कि वर्ग बाएं से दाएं देखेंगे तो आवर्त है, तो ये है पहला आवर्त, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग। तो पहले आवर्त और पहले वर्ग में सबसे शुरू में परमाणु क्रमांक 1 होने के कारण इसको ऊपर में स्थान दिया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पे हाइड्रोजन का संकेत है कैपिटल H, इसका परमाणु क्रमांक है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s1। इन सब के आधार पे क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 1s में गया, इसलिए इसको s कक्षक के सबसे शुरू में स्थान मिला है। यह हो गया आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। इससे आगे का डाई हाइड्रोजन के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यही।